नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 0 से 8 लिखा है, 8 से 24 लिखा है, 24 से 48 लिखा है, 48 से 80 लिखा है, 80 से 120 लिखा है। तो उसी प्रकार हम अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को देखिए, संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है। जब संख्या अचानक अचानक बढ़ती है तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, या तो वर्ग करके देखना है, या फिर घन करके देखना है, या फिर आपको गुणा करके देखना है। तो यहाँ पर हम वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और इसमें से क्या करते हैं हम 1 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने बचते हैं, 0 बचते हैं, और 0 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 लिखा है उसके बाद। तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो 3 का वर्ग करेंगे, और 3 का वर्ग करके इसमें भी -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, और 8 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 24 लिखा है, और 24 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। अब 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 में से यहाँ पर -1 करेंगे तो हमारे 24 बचते हैं, और 24 भी यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगली संख्या 48 लिखी है, और 48 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे। अब 7 का वर्ग करेंगे, और 7 वर्ग में यहाँ पर -1 करेंगे तो कितने बचते हैं, 48, और 48 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 80 लिखा, और 80 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे। अब 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 में भी इस -1 को करेंगे तो हमारे यहाँ पर 80 बचते हैं, और 80 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 120 लिखा है, और 120 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगली संख्या 11 का वर्ग करेंगे, और 11 का वर्ग करके -1 करेंगे तो कितने बचते हैं, 120, और 120 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर अगर संख्या बताना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर्न को समझेंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 1 का वर्ग -1, 3 का वर्ग -1, 5 का वर्ग -1, 7 का वर्ग -1, 9 का वर्ग -1, 11 का वर्ग -1। तो अगली कौन सी संख्या का वर्ग -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी विषम संख्या है, तो अगली हमारी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर 13 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का वर्ग -1 करेंगे तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर हमारी 168 होगी। ठीक है, क्योंकि 169 13 का वर्ग होता है। अब 168 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रश्न को सोल्व करने का तरीका समझे, यहाँ पर पैटर्न को समझे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 2 से 3 लिखा है तो हमें यहाँ पर 5 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि 2 से 3 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 2 से 3 को पता करते तो यहाँ पर आसानी से क्या हो रहा है, तो 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में भी 1 को प्लस कर लेंगे। तो 5 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लेकिन 6 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या लग सकता है, संख्या को ध्यान से देखिए। जैसे संख्या हमारी ये क्या है, अभाज्य संख्या, और ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। यानी 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 3, उसे यहाँ पर लिखा है। तो हम भी यहाँ पर देखिए 5 हमारी एक अभाज्य संख्या, और 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी ये हमें बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के बाद कौन सी आती है, 7 आती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होगी, 7 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करा कि यदि राम का भार 64 है और सीता का भार क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, भार करके दिया है। तो हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आर दिया, और आर हमारा कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो 18 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ए दिया है, और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। यहाँ पर हमें
हमें एम दिया और एम हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे 13 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 64 दिया है। तो 64 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपस में प्लस करते हैं तो 18 और 1 19, 19 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 64 दिया है। तो 64 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 32 का 2 गुना कितना होता है 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 64 दिया है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सीता का भी भार बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सीता का भार बताने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अंकों में लिखेंगे तो एस हमारा कितने नंबर पे 19 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार आई दिया और आई हमारा एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है। टी दिया और टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं। अब प्लस कर लेते तो यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे तो 19 और 9 हमारे कितने होते हैं 28, और 28 में 20 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे हमारे 48, और 48 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे 49 हो रहे। ठीक है, कितने हो रहे 49। जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 गुना कर लेंगे। अब 49 का 2 गुना कितना होता है 98 यानी कि 98 होता है। तो सीता का भार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राम का भार पता करना था, उसके बाद ही सीता का बताया हमने। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बताया था कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह जैसे यहाँ पर 54 कैसे लिखा है सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर 54 लिखा गया है उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 54 कैसे लिखा है ये पता करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए इन आपस में इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 54 मिल जाए। ठीक है, तो यही करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपस में संख्या छोटी छोटी है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वर्ग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 का वर्ग करते हैं फिर तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 4 का वर्ग करते हैं। अब 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है। फिर देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। फिर यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब हमें यहाँ पर 54 बनाना है तो हम क्या करते हैं जोड़ के देख लेते हैं। जैसे 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41, 41 में यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 54 दिया है तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे वहाँ पर भी संख्या को पता करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका वर्ग करना है। जैसे 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 225 होता है। ठीक है, 15 का वर्ग 225। फिर 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144। ठीक है, 12 का वर्ग 144। फिर 13 का वर्ग करेंगे, अब 13 का वर्ग कितना होता है तो 169 होता है। ठीक है, कितना 169। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग 196 होता है। अब हमें क्या करना है सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो इन सभी को आपस में प्लस कर लेंगे। इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 734 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 734। तो ऑप्शन में देखिए 734 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 734 होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें शब्द दिया है जैसे खिड़की, कमरा और मकान दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताया था कि यहाँ पर इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। ये आसान तरीका है। ठीक है, कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है खिड़की दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे खिड़की का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने खिड़की का बनाया। उसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पर अगला शब्द क्या दिया है कमरा दिया है। तो कमरा का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि कमरा और खिड़की का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि जो खिड़की ये कमरे के अंदर होती है तो इसका आपस में संबंध है, यानी जो खिड़की ये कहाँ होती है कमरे के अंदर होती है। तो कमरे का डायग्राम बाहर से बनेगा यानी कि खिड़की इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है तीसरे शब्द का बनाना है। अब तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है मकान दिया है। ठीक है, तो मकान का बनाने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दो शब्दों का
आपस में संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो यहाँ पर खिड़की और कमरे का तो संबंध है, और देखिए खिड़की और मकान का भी संबंध है, और यहाँ पर कमरे और मकान का भी संबंध है। तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, ऑटोमेटिक आपका डायग्राम बन जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एजेंडा को यहाँ पर ZHVOWB लिखा है तो लिमिट का कूट क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि एजेंडा का यहाँ पर कोड कैसे किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो एक एक अक्षर को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक एक अक्षर, यानी यहाँ से देखिए ए से यहाँ पर क्या लिखा है, जेड लिखा है, मतलब ए का विपरीत लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जी लिखा है, और जी से यहाँ पर एच लिखा है, मतलब +1 किया है। फिर यहाँ पर ई से वी लिखा है, मतलब उसका विपरीत लिखा है। फिर यहाँ पर एन से ओ लिखा है, मतलब फिर +1 किया है। फिर डी से यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, मतलब विपरीत लिखा है। फिर ए से यहाँ पर बी लिखा है, मतलब +1। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से पैटर्न को समझते हैं तो सबसे पहले तो इसने यहाँ पर क्या किया था, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने इसका ए का विपरीत लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल का विपरीत बताएंगे। अब एल का विपरीत क्या होता है, तो ओ होता है। ठीक है, क्या होता है, ओ होता है। अब ऑप्शन में देखिए ओ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी में है, तो हमारा डी वाला ही सही जवाब होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जी के बाद यहाँ पर एच लिखा था, मतलब +1 किया है, तो यहाँ पर आई में भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, जे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई का विपरीत, वापस से ई का विपरीत लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, एम का विपरीत बताएंगे। तो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस से एन से ओ लिखा है, मतलब यहाँ पर +1 किया है, तो हम भी क्या करेंगे, आई में +1 कर लेंगे। तो आई में +1 करेंगे, जे होगा। फिर यहाँ पर देखिए वापस से इसने इसका विपरीत बताया, तो हम क्या करेंगे, टी का भी वापस से विपरीत बता देंगे। अब टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। अब हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखिए OJNJG, तो यहीं पर था, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। वैसे पहले ही हो गया था, आपको पूरा प्रश्न चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताया हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और इसमें से हमें क्या करना है, एक विषम का चयन करना है। ठीक है, तो अभी तक हम जितने भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को सोल्व करते आते हैं हमेशा अलग अलग टाइप के ही सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे विषम संख्या बताना है तो मैं आपको बताया था, या तो आपको वर्ग देखना है, या फिर घन देखना है, या फिर विषम संख्या देखना है, सम संख्या देखना है, या फिर अभाज्य संख्या देखना है, या फिर संख्या को आपस में जोड़ लेना है, ये भी मैं आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर इसको आपस में जोड़ते हैं तो हमारे कितने होंगे, 5 ही होंगे। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 8 होंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 4 होंगे, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 10 होंगे। अब ये सभी की सभी संख्या वैसे हमारी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हम इसको विषम बता सकते हैं ये वाली, लेकिन एक तरीका है। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम इस तरीके से सोल्व करते तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 संख्या समान डबल बार यूज हो गई, ये 2 0 2 बार यूज हो गए। उसके बाद यहाँ पर भी ये 1 2 बार यूज हुए हैं, और यहाँ पर भी ये 3 2 बार यूज हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर में प्रश्न पूछा गया था वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर ये सही माना था। वहाँ पर क्या सही माना था, तो ऑप्शन बी यानी कि 413 को सही माना था। एसएससी ने किसको सही माना था, तो 413 को। अब 413 को इसने कैसे सही माना, मैं बताऊँ आपको यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 डबल यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी एक ही अंक 2 बार यूज हुआ है, और यहाँ पर भी एक ही अंक 2 बार यूज हुआ है, बल्कि यहाँ पर एक एक बार यूज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एसएससी ने इसको सही माना था। लेकिन हालांकि देखा जाए तो हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, एसएससी ने 413 को सही माना था। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी यहाँ पर हमें अक्षर की एक श्रृंखला और इसी
में खाली स्थान है, यहीं पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि या तो गिन लेना है या फिर आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है या फिर एडवांस लेवल सोल्व करना है। कैसे? अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास दो ही अक्षर यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई को रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वाई को रखते हैं और जोड़ा बनाते हैं 2 का। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्स, और फिर वापस हम यहाँ पर वाई को भरते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पर वाई एक्स होगा तो यहाँ पर एक और जोड़ा बना, फिर ये एक्स वाई का और जोड़ा बना, फिर वाई एक्स का एक और जोड़ा बना, फिर यहाँ पर वापस से एक्स को भरेंगे तो यहाँ पर भी एक्स वाई का जोड़ा बना है। अब जोड़े को देखिए, जैसे यहाँ पर वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ा सही बना है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वाई को भरा है, फिर हम वापस से y को भरा, फिर हमने x को भरा, फिर हमने x को भरा। तो यही हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है y y x x। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर मेरे प्रैक्टिस सेट में पैटर्न को समझना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग में आप हमेशा अलग अलग तरीका बताते हो। अब दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग है, ठीक है, तर्क शक्ति, तो हमेशा आप किसकी कई टाइप होती है, इसीलिए आपको मैं हर बार अलग अलग तरीका बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट तरीके है और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं हर बार अलग अलग तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार अनाज का संबंध गोदाम से है तो हमें यहाँ पर जल का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो पता है कि जैसे इसका संबंध इससे है तो हम क्या करेंगे, इसका बताएंगे, ये तो पता है आपको, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर तरीका समझना है। ठीक है, अब चलिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि अनाज का गोदाम से कैसे है। तो आपको ये तो सिंपल सा प्रश्न है, पता होगा कि जो अनाज है इसे हम यहाँ पर कहाँ करते हैं, हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, तो गोदाम में रखते हैं। ठीक है, अनाज को कहाँ पर रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। तो उसी प्रकार जल को कहाँ पर रखेंगे, ये प्रश्न हमें बताना है। तो जैसे हम अनाज को गोदाम में रखते हैं तो जल को कहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मुहाना तो होगा नहीं, नहर भी नहीं होगी, नदी भी नहीं होगी, केवल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न सरल था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी की बेटी है, तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। यानी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न मैं एक और प्रैक्टिस सेट में सोल्व कराया था, जो कि प्रैक्टिस सेट मेरा पहला ही था शायद। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर मेरे पास जवाब आ रहा था कि वहाँ पर ये इसकी बुआ होगी या कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी आप समझ नहीं रहे थे, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। यानी यहाँ पर एक मात्र कहा, एक लोती कहा है, तो एक लोती का मतलब थोड़ा सा आप अभी समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कहा, तो आपको जब भी ऐसे संकेत वाले प्रश्न मिले तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को लेना है। ठीक है, आपको खुद को लोगे तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। अब देखिए आपको मैं खुद को लेके सोल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, यानी श्रीपद ने, ये किसने, श्रीपद ने कहा एक बच्ची की ओर, ये मैं बच्ची का बी लेता और बच्ची की ओर ये इशारा करा है। ठीक है, किसने, श्रीपद ने बच्ची को इशारा कहा और कहा कि वह मेरे पिता की, यानी मेरे पिता के मतलब ये मैं हूँ। ठीक है, श्रीपद मतलब मैं हूँ और मेरे पिता मतलब ये ऊपर हो जाएगा, मेरे पिता की माँ मतलब मेरे पिता की माँ मतलब मेरे पिता से भी वो ऊपर हो जाएगी, मतलब ये माँ है तो मैं एम लिखता हूँ। अब देखिए वह मेरे पिता की माँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा पिता और मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी, मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगी, मेरे पापा की बहन ही हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पापा की बहन है। अब देखिए एकलौती बेटी की बेटी है, अब एकलौती बेटी की यानी एकलौती बेटी कौन है, तो ये है सिर्फ एक ही बेटी है। ठीक है, यानी मेरे पापा की भी एक ही बहन है और उसकी बेटी कौन है, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, कौन है, तो यहाँ पर ये बच्ची है, कौन सी, ये वाली बच्ची है, ये कौन है, मेरे पिता की बहन की एकलौती बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि बच्ची की माँ, यानी कि बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से, तो यहाँ पर जो भी से लगा है
तो यहाँ पर बच्ची की माँ का संबंध यानी कि यहाँ पर श्रीपद का उसकी माँ से क्या संबंध है, यानी इस बच्ची की माँ से श्रीपद का क्या संबंध है ये हमें बताना। ठीक है, तो ये कौन है, अपन है, ये कौन है, अपन है, और ये अपने पिता है, और ये अपने पिता की बहन है। तो अपने पिता की बहन अपनी क्या लगेगी, तो आप कहोगे यहाँ पर बुआ लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए बुआ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको इस टाइप के प्रश्नों को खुद से लेके सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करा कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, और गुणा भागित को प्रस्तुत करता है, और भागित माइनस को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करने पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, यानी कि समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा जो कहा गया है उसकी सुनकर फिर आपको बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 को तो लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक चिन्ह मिला है जो कि भागित का, और यहाँ पर भागित को देखिए, भागित को माइनस, यानी कि भागित को माइनस, भागित किसको प्रस्तुत करता है, तो माइनस को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित की जगह माइनस लगाएंगे और 4 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बीच में कौन सा चिन्ह मिला, गुणा, और गुणा को यहाँ पर देखिए, गुणा किसको करता है, तो गुणा यहाँ पर भागित को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित का चिन्ह लगाएंगे गुणे की जगह, और अगली संख्या 2 को लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कौन सा चिन्ह, माइनस मिला है, और यहाँ पर माइनस किसको प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर प्लस को करता है। तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा के 9 को लिख लेंगे, और अगला चिन्ह हमें यहाँ पर प्लस दिया है, और प्लस यहाँ पर गुणे को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर हम गुणा लगा के 3 को लिख लेंगे। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे तो आपको ये पता है कि बोर्डमास रूल में सबसे पहले भागित को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, तो 8 हमारा वैसा ही उतर जाएगा, ऊपर से प्लस 9 गुणे 3 भी वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, ये हम उतार लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। अब देखिए माइनस, यहाँ पे 8 और -2 तो वैसा ही रहेगा, प्लस भी वैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें अब गुणा होगा, तो यहाँ पर गुणा होगा तो 9 3 कितना होंगे, 27 होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 में से हम 2 को यहाँ पर घटा लेते हैं, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 होगा, और प्लस यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 27, अब 27 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 प्लस करेंगे, और 27 में यहाँ पर देखिए 6 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। ठीक है, तो 33 हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि 33 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है और एक समीकरण दी जाती है, तो आपको चिन्ह बदल के उस समीकरण को सोल्व करना है, आपका प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा है कि एक पासा दिया है और इसमें 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए हम अभी तक जो भी प्रश्न सोल्व करते हैं पासा का, तो 1 से अधिक 2 3 4 पासे ही सोल्व करता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको सिंपल 1 पासा मिला है। अब 1 पासे में हम क्या करते हैं, हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न को गलत कर लेते हैं। भले ये प्रश्न आपको आता होगा क्योंकि 1 पासा है, हर किसी को आता होगा, लेकिन फिर भी आप गलत करते आते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अपन प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलना चाहिए। और ऐसे प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ मैं कि आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग प्रश्न मिल रहे हैं, और इन प्रश्नों के कारण आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, ये लिख के रख लेना। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम 2 पासे को तो सोल्व करते तो कॉमन देखते हैं, लेकिन 1 पासा मिले तो फिर आपको क्या करना है, सामान्य देखना है या मानक पासा है। तो यहाँ पर देखिए आपको सामान्य और मानक का पता होगा, जिसका आपस की संख्या का योग 7 होता है, 2 फलक का योग, वो क्या कहलाता है, 7 मतलब सामान्य कहलाता है। अगर 7 नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारे यहाँ पर कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसका मतलब ये कि कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा है। अब सामान्य पासे में आपको याद रखना कि जिस अंक के भी विपरीत पूछा जाता है उसका विपरीत कभी भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विपरीत कैसे बताना है, जो अंक यहाँ पर दिखे और जो यहाँ पर दिखे, इसके अलावा जो जो अंक नहीं दिख रहे हैं वो आपको संभावना में बताना है। जैसे हमें कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे 3 नहीं दिखा, फिर उसके बाद 4 नहीं दिखा, उसके बाद यहाँ पर 5 नहीं दिखा, तो या तो 1 के विपरीत 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, 1 के विपरीत 3 में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि हम सामान्य पासे में एग्जैक्ट नहीं बताएं, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इस टाइप का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए
कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए उत्तर में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम को होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश दिया है, तो इसको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में रखना है। ठीक है, अब सार्थक क्रम में आपको पता होगा या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ठीक है, या तो घटते क्रम में या तो फिर बढ़ते क्रम में, ये आपको पता होगा। तो देखिए कोई सा भी एक क्रम लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए अगर ऑप्शन से भी लेंगे तो तीन तीन तो है ही सही। तो सबसे पहले तो हम देखिए सदस्य लेंगे। अब सदस्य होगा, सबसे पहले कौन होगा, सदस्य होगा। और सदस्य के बाद एक क्या बनता है, परिवार बनता है। ठीक है, तो हम एक नंबर को लेंगे और परिवार बनने के बाद एक समुदाय बनता है, यानी कि दूसरे नंबर को लेंगे। और समुदाय बनने के बाद वहाँ पर समुदाय से एक इलाका बनता है, तो हम चौथे नंबर को लेंगे। और चौथे नंबर के बाद हमारा कौन सा बनता है, तो इलाके के बाद एक देश बनता है, तो हम 5वें नंबर को ले लेंगे। अब ऑप्शन में देखना आपको यहाँ पर कि 31, 24, 5 कहाँ पर है, तो 31, 24, 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी यही हमारा सार्थक क्रम होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई और ओ के मध्य स्थित अक्षर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा क्या, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई और ओ के मध्य स्थित। ठीक है, यानी अक्षर वाई और ओ, तो एक तो ये हमारा ओ हो गया और इधर हमारा वाई हो गया, ये वो वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बाईं ओर से 8वां अक्षर, मतलब यहाँ से 8वां अक्षर ओ के बाद क्या होता है, तो आप कहोगे इसमें लिख लेते ओ के बाद पी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ओ के बाद तो पी हो गया। ठीक है, फिर देखिए ओ के बाद हमारा यहाँ पर पी, फिर यहाँ पर हमारा क्यू, उसके बाद यहाँ पर आर, फिर हमारा एस, फिर यहाँ पर टी हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पर यू, फिर वी हो जाएगा, फिर डब्ल्यू और फिर हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बाईं ओर से 8वें अक्षर, यानी कि बाईं ओर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 8वां है। ठीक है, फिर 8वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ से फिर दाईं ओर मतलब वापस जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कौन सा आ रहा हमारा यहाँ पर क्यू आ रहा है। ठीक है, छठा अक्षर कौन सा आ रहा है, दाईं ओर से छठा कौन सा आ रहा है, हमारा वापस से क्यू आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, क्यू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ए वाला, क्योंकि सबसे पहले इसने बाईं ओर से 8वें अक्षर बोला था, तो यहाँ से हम 8वें अक्षर तक पहुँचे। फिर वहाँ से इसने क्या कहा, दाईं ओर से छठा अक्षर, तो दाईं ओर से छठा अक्षर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी, जैसे मिस फॉर्च्यून दे रखा, ठीक है, तो इसके में जितने भी ये अक्षर है, इन अक्षरों का प्रयोग करके हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, ये बताना है। तो इन अक्षर में यहाँ पर देखिए इस शब्द में जितने भी लेटर दिए हैं वही के वही लेटर इन विकल्प में होना चाहिए, अगर नहीं हुए तो वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए देखने को मिला है, और इसमें कहीं पर भी ए नहीं है, तो यही हमारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बाकी इसको बना सकते, इसको बना सकते, इसको बना सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर हम डी को नहीं बना सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उचित विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को पता नहीं आप कैसे सोल्व करते हो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ आपको। हमेशा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ये समझ लेना। ठीक है, ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का है, लेकिन यहाँ पर बड़े और छोटे का खेल है। ठीक है, अब देखिए जिसके भी तरफ मान लीजिए ये क्या है, एक चिन्ह दिया है, और इधर देखिए ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ये मुँह खुला हुआ। ठीक है, ये इसका मुँह खुला हुआ, ये मुँह बंद है, तो जिसके भी तरफ मुँह खुला हुआ है वो बड़ा होगा। ठीक है, ये समझ लो, जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा, बस ये समझ लो। अब आपको यहाँ पर कैसे प्रश्नों को सोल्व करना, मेरा तरीका समझिए, थोड़ा सा सब्र करके समझ लोगे तो आप हमेशा प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर कोई तरीका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे, अब देखिए, अब कथन कह रहा है कि
पी, यहाँ पर एक चिन्ह दिया और आई लिखा है, तो आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बना के समझना है। कैसे समझिए, जैसे पी के बाद यहाँ पर एक चिन्ह दिया और इस चिन्ह के बारे में मैं अभी बताया था कि जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा है। जैसे ये मुंह बंद है मतलब छोटा है और इधर खुला है मतलब ये बड़ा है। तो अब देखिए पी दिया है, ठीक है, क्या दिया है, पी दिया है, और पी के तरफ तो मुंह बंद है लेकिन इस तरफ क्या है, खुला है, मतलब आई क्या है, पी से बड़ा है। आई पी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आई को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आई क्या है, पी से बड़ा है, हमने ऊपर लिखा। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर आई के तरफ मुंह खुला है और वी के तरफ बंद है, मतलब वी क्या है, आई से छोटा है, तो वी क्या हो जाएगा, आई से छोटा है, मतलब वी इधर नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये आई से छोटा है। अब देखिए ये क्या है, आई से छोटा है कौन, वी। उसके बाद और भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वी के तरफ मुंह खुला है किसका, और देखिए वी के तरफ मुंह खुला है और इसमें बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर वी क्या है, तो वी ओ से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो हम क्या करेंगे, वी क्या है, ओ से बड़ा भी है, वी क्या है, ओ से बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। अब ये बराबर भी है तो हम दोनों रखते हैं, ये बड़ा भी है और बराबर भी है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, हमें ये देखना है। अब आपको ये तो समझ में आ चुका हो कि यहाँ पर इनको कैसे देखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, तो निष्कर्ष कह रहा है कि देखिए आई जो क्या है ओ से बड़ा है, तो आपको यहाँ पर आई ओ से बड़ा दिखा, तो हाँ आप कहोगे यहाँ पर आई क्या है, ओ से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आई की तरफ मुंह खुला है मतलब आई ओ से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा है मतलब ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा निष्कर्ष में यानी कि कथन में दिखा है, ठीक है, तो ये तो सही है। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि ओ क्या है, छोटा है, किससे, वी से, तो यहाँ पर देखिए वी से कौन है, ओ छोटा है, तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बराबर भी कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संभावना बनी थी, क्या बनी थी, संभावना बनी थी, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर ये लाइन लगनी थी, कौन सी वाली, ये वाली। ओ क्या है, तो वी ओ क्या है, छोटा भी है और बराबर भी है करके अगर ये लाइन लगती तो हम इसको हम सही मानते, लेकिन अभी तक हम इसको क्या करते हैं, गलत मानते हैं। तो हमारा केवल यहाँ पर कौन सा वाला निष्कर्ष सत्य होगा, तो केवल हमारा पहला वाला यानी कि ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है, क्योंकि जो ओ है इससे तो छोटा भी है लेकिन बराबर में भी है, ठीक है, तो हमें ये वाला चिन्ह मिलना था, बराबर वाला भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, केवल एक को मानेंगे, मतलब ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में आपको बताना कि कितने त्रिभुज की संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको यहाँ पर त्रिभुज की संख्या गिनने में थोड़ी सी की भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आप समझ कर देखिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या को गिनेंगे, तो देखिए इतने वाले भाग को ले लेते हैं, यहाँ से हम इतने वाले भाग को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतने वाले भाग को लेंगे तो जैसे एक तो हमारा ये बना, एक हमारा ये बना, दो हो गए। उसके बाद एक हमारा यहाँ से ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, कौन सा वाला, बड़ा वाला, मतलब इसमें टोटल हमारे कितने, 3 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे, और इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ से भी 3 है और ये यहाँ से भी 3 है और यहाँ से भी ये 3 है और यहाँ से भी ये 3 है और यहाँ से भी ये 3 है, मतलब 3 3 3 3 हमने गिन लिया। अभी यहाँ से कहीं हमारा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 3 दून 6 3 3 3 12 3 15 3 6 18, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 18 है, ठीक है, कितनी, 18, तो हमने आसानी से गिन लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति मिले तो आपको वहाँ पर क्या करना है, इससे पहले तो आपको इस एक भाग को तोड़ के देखना है कि इसमें कितने हैं। अगर इसमें 3 है तो फिर सभी में 3 ही होंगे, ठीक है। फिर आपको कहीं से बन रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमें अक्सर अंक दिया है इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए मैं आपको इतना चिल्ला रहा हूँ कि मेरा गला बैठ चुका है, ठीक है। सॉरी मैं आपको अभी अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरा गला ही बैठ चुका है इस बार तो। अब हमें प्रश्न 19 दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करे कि कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है कि दिए गए उत्तर आकृति से बताए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी दोस्तों ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है। हालांकि आप ऐसे प्रश्नों में काफ़ी गलती करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आसान तरीका बताऊंगा कि आप पेपर और कटिंग के फोल्डिंग के प्रश्नों को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। जिससे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक बार मोड़ा, फिर ये दूसरी बार मोड़ा, 2 बार मोड़ दिया, मतलब यहाँ पर एक बार मोड़ने पर तो यहाँ पर 2 बिंदियाँ बन जाएगी, फिर मोड़ेंगे तो 2 की 4 हो जाएगी, 4 बिंदियाँ, यानी कैसी, एक लाइन से बन जाएगी, ठीक है। यही देखना है। फिर आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर नीचे
नीचे की ओर बनी नहीं होगा, ऊपर नीचे बनी नहीं होगा, यहाँ पर भी ऊपर नीचे बनी नहीं होगा। केवल हमारा ऑप्शन नंबर बचा है सी, मतलब यही वाला हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा देखना है, अच्छे से ध्यान से देखना है, आपको कुछ ही सेकंड में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है, यानी इस आकृति में कितने आयत है, ये मुझे कमेंट करके दोस्तों बताए। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा गला भी बैठ चुका है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो यहाँ पर इस लोगो पर, पेड़ वाले लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप इससे वाले पहले वाले वीडियो को, यानी कि पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करें तो आप लास्ट टाइम इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।